नमस्कार। अनादि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश गुप्ता। सत्ता और सियासत के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे प्रदेश की आदिवासी राजनीति की। आदिवासी राजनीति पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा में इसी वर्ग के नेता हैं विजय शाह, नागर सिंह चौहान और संपत्ति यावी के। ये सभी भाजपा के आदिवासी वर्ग के चेहरे हैं। भाजपा में इन चेहरों को लेकर तमाम कसमकस है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो किस आदिवासी नेता का घट सकता है कद। आदिवासी राजनीति के उभरते हुए चेहरे को हम बताएंगे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे देश में आए ऊर्जा संकट से उभरी राजनीति की। क्या इस संकट से नेताओं के बीच चल रही लोकप्रियता प्रदर्शित करने की होड़ कम होगी? तो आइए शुरू करते हैं सत्ता और सियासत। विधानसभा चुनाव के लिए अभी 2 साल से अधिक का समय है, लेकिन सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी अभी से आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों को लेकर लगातार सक्रिय और सचेत है। माना यह जाता है कि जो भी राजनीतिक दल आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर अपनी बढ़त बना लेता है वह सत्ता संभालता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यही हुआ था। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को नहीं बचा पाई थी। कमलनाथ के नेतृत्व में 15 साल बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। राज्य में आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या 47 है, लेकिन आदिवासी सामान्य वर्ग की कई सीटों पर भी निर्णायक माने जाते हैं। आरक्षित सीटों को मिलाकर कुल 80 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी राजनीति से प्रभावित हैं। एक सामान्य धारणा है कि आदिवासी वोटों का झुकाव कांग्रेस की ओर होता है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से इस वोटर को अपने पक्ष में करने की कवायद करती आ रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस काम में लगातार भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करता आ रहा है। इसमें धर्मांतरण बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आता है। आदिवासियों का हिंदू धर्म से जोड़ने को भी सियासत होती है। आदिवासियों को हिंदू धर्म से भी जोड़ने की जो है सियासत वो भी साथ साथ चलती रहती है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी आदिवासी आबादी वाला राज्य है। यहाँ 21% से अधिक आदिवासी हैं। लगभग हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है। मध्य प्रदेश के 20 जिले के 89 ब्लॉक आदिवासी बाहुल्य है। इनमें सबसे ज़्यादा इंदौर संभाग के 40 विकासखंड आदिवासी बाहुल्य हैं। ये निमाड़ मालवा का इलाका है। इसी वजह से राजनीतिक कार्यक्रमों का केंद्र इंदौर होता है और इंदौर इसीलिए राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण भी है। दूसरा नंबर जबलपुर संभाग का आता है। जबलपुर संभाग का दूसरा नंबर है। 27 ब्लॉक हैं कुल इसमें जो जनजातीय बाहुल्य हैं। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि देश में 50% या इससे ज़्यादा जनजाति आबादी वाले कुल 36,428 गाँव हैं। आधी से ज़्यादा जो आदिवासी आबादी है, इनसे जो आधे से ज़्यादा जो गांव हैं वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है जहां सबसे ज़्यादा आदिवासी आबादी है। एमपी के 7,307 गांवों में आदिवासियों की आबादी 50% से ज़्यादा है। राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग की आबादी लगभग 17% है। अनुसूचित जाति वर्ग का वोटर सुरक्षित सीट से ज़्यादा निर्णायक भूमिका सामान्य वर्ग की सीट पर निभाता है। मध्य प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की ताकत भी सामान्य सीटों पर मिले वोट के कारण ही दिखाई देती थी। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया था, उसका वोट प्रतिशत भी घट गया था। बसपा की तरह गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी हाशिए पर चली गई है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संस्थापक पूर्व विधायक मनमोहन साह बट्टी का निधन हो गया है। उनकी बेटी मोनिका बट्टी भाजपा में शामिल हो गई थी। इसका असर गोंड आदिवासियों की राजनीति पर भी पड़ा है। भाजपा इसके सारे सूत्र अब अपने हाथ में लेने की कोशिश लगातार करती रहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 में से 24 सीटें जीती थी। 1 सीट बाप पार्टी ने जीती थी। 22 सीटें कांग्रेस को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन या नेतृत्व परिवर्तन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। 2020 में विष्णुदत्त शर्मा को पार्टी अध्यक्ष भी इसी प्रक्रिया के तहत बनाया गया था। 2023 में शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर डॉक्टर मोहन यादव को भी इसी प्रक्रिया के तहत
मुख्यमंत्री बनाया गया था। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष और उनकी टीम के नए चेहरे भी इसी बदलाव का हिस्सा हैं। विभिन्न जातियों समुदाय में भी बदलाव हो रहा है। निगम मंडल में भी इस बार हमने देखा कि बहुत सारे नए चेहरे आए हैं जो इस बदलाव की ओर इशारा करते हैं। आदिवासी नेतृत्व में भी बदलाव हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन नया नेतृत्व अब तक अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए। जिन भी चेहरों पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक दांव लगाया वो अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाए। सुमेर सिंह सोलंकी का ही उदाहरण लीजिए, उनको राज्यसभा में इसी उम्मीद के साथ भेजा गया था कि मालवा अंचल के भील आदिवासियों का वे चेहरा बनेंगे। भील आदिवासियों के चेहरे को लेकर भाजपा हमेशा से ही कमजोर साबित हुई है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दिलीप सिंह भूरिया कोई चमत्कारिक नतीजे नहीं दे पाए थे। कारण एक ही रहा, आदिवासी समाज की कांग्रेस से प्रतिबद्धता। भूरिया का निधन 2015 में हो गया था। उनकी बेटी निर्मला भूरिया डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं। 5 बार की विधायक हैं। झाबुआ जिले की पेटलाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव और 2015 का लोकसभा उपचुनाव वे हार चुकी हैं। लोकसभा का उपचुनाव उन्होंने अपने पिता के निधन से खाली हुई सीट पर लड़ा था, फिर भी वो चुनाव नहीं जीत पाई। कांतिलाल भूरिया से उनका मुकाबला हुआ था। इस क्षेत्र में उन्हें सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया से ही मिलती है। और दिलीप सिंह भूरिया का जो पार्टी छोड़ने का कारण था, कांग्रेस छोड़ने का कारण था, वो भी कांतिलाल भूरिया थे। भूरिया के अलावा उनके जो पुत्र हैं विक्रांत भूरिया, वो विधायक हैं। विक्रांत भूरिया कांग्रेस के आदिवासी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री नागर सिंह चौहान भी भील आदिवासी हैं। अलीराजपुर जिले से 4 बार के वे विधायक हैं। उनकी पत्नी अनीता चौहान नागर रतलाम झाबुआ संसदीय सीट से सांसद हैं। मंत्रिमंडल में एक आदिवासी चेहरा विजय शाह का भी है, जो लगातार विवाद में बना हुआ है। शाह राजगौंड हैं। महिला नेत्री रंजना बघेल भी वर्ष 2018 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद से हाशिए पर हैं। पहले रंजना बघेल मालवांचल में आदिवासी वर्ग का बड़ा चेहरा थी। जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के खिलाफ लड़ाई भी रंजना बघेल ने अकेले लड़ी थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आने वाले कुछ दिनों में अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं, विस्तार भी हो सकता है। मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ तो किस आदिवासी चेहरे का पत्ता कटेगा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। विजय शाह या नागर सिंह चौहान, ये दोनों चेहरे जिन्हें जैसा हमने बताया कि ये मालवा निमाड़ की राजनीति के आदिवासी चेहरे हैं। अलीराजपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का जो श्रेय है वो नागर सिंह चौहान को जाता है। उनकी पत्नी भी सांसद हैं। एक परिवार के 2 सदस्यों को अलग अलग पदों के लिए टिकट देने और निर्वाचित होने का यह बिरला उदाहरण है। मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा कोई दूसरा चेहरा फिलहाल नहीं दिख रहा जिसमें एक ही परिवार का दबदबा पार्टी ने स्वीकार किया हो। नागर सिंह चौहान नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी की वजह वन विभाग छिनना है। ये 2025 का जो घटनाक्रम है ये उसकी बात कर रहे हैं। यह विभाग उनसे तब छीना गया था जब रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए और मंत्री बने थे। नागर ने इस्तीफे तक की धमकी दी थी। पार्टी के कहने पर वे अभी शांत हैं, लेकिन उनके विरोधी शांत नहीं है। उनकी घेराबंदी करने में लगातार लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा की जा रही विभागीय समीक्षा के दौरान भी यह सामने आया कि नागर सिंह चौहान की घेराबंदी की जा रही है। पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने सीधे तौर पर कहा कि नागर सिंह चौहान का जो कारोबार है वो शराब का है, इसलिए उनसे समन्वय नहीं हो सकता। संपतिया उइके अलीराजपुर जिले की जो है प्रभारी मंत्री हैं। यद्यपि बाद में उन्होंने यह सफाई भी दी कि नागर सिंह चौहान उनके भाई समान है। उनके जो भाई समान हैं उन्होंने इस तरह से सफाई दी, लेकिन जो बात उन्होंने कही कि शराब का कारोबार है, इसको लेकर अभी भी जो है राजनीतिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनको कमज़ोर करने की कोशिश, नागर सिंह चौहान को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। जिस वक्त ये बात संपतिया उइके ने कही थी मुख्यमंत्री के सामने, उस वक्त नागर सिंह चौहान मीटिंग में नहीं थे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, क्षेत्रीय संगठन
मंत्री, महामंत्री जो हैं वो अजय जामवाल जी थे, प्रभारी जो है महेंद्र सिंह जी थे, शह प्रभारी से प्रकाश जी थे। बैठक में इतने लोग थे। पार्टी नागर सिंह चौहान को मंत्रिमंडल से बाहर करने का जोखिम उठाएगी, ऐसा हमें लगता नहीं है। तो क्या विजय शाह को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा? यह एक ऐसा सवाल है, इसका जवाब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य स्तरीय जो कोर कमेटी हाल ही में बनी थी, उसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम था वो संपतिया उइके का था। उइके 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बनी और विधायक बनते ही वो मंत्री बन गई, कैबिनेट मंत्री बन गई। इससे पहले वे राज्यसभा की सदस्य थी। मंडला जिला पंचायत की अध्यक्ष वो 3 बार चुनी गई थी। पार्टी संपतिया उइके का कद फग्गन सिंह कुलस्ते के विकल्प के तौर पर उस इलाके में आगे बढ़ा रही है। कुलस्ते भी गोंड आदिवासी हैं और संपतिया उइके भी गोंड आदिवासी हैं। कुलस्ते भी मंडला से सांसद हैं। वे पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाए गए थे। कुलस्ते 7 बार के सांसद हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपने मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे, लेकिन कुलस्ते ने राज्य मंत्री का पद स्वीकार नहीं किया। क्यों? कारण ये वो जो है 1999 में पहली बार राज्य मंत्री बने थे और 2024 में भी राज्य मंत्री बनेंगे तो जो है लोगों के लिए राजनीतिक तौर पर अच्छा नहीं होता। अगले लोकसभा चुनाव तक कुलस्ते 70 की उम्र पार कर जाएंगे और ऐसा अब लगता है कि शायद पार्टी उन्हें अब अगला मौका नहीं देगी। अगला टिकट जो 2029 का होगा उसमें शायद कुलस्ते के स्थान पर संपतिया उइके उम्मीदवार हों। यद्यपि जो आप देखिए संपतिया उइके के खिलाफ भी सियासत चल रही है। एक लंबी चौड़ी शिकायत उनके खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई थी। शिकायत में नल जल योजना के कथित भ्रष्टाचार की कहानी थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे चुके हैं। उइके महाकौशल के आदिवासी इलाके में भाजपा का चेहरा बनने की ओर आगे बढ़ रही हैं। महाकौशल में गोंड आदिवासी हैं, जबकि निवाड़ मालवा में भील भिलाला हैं। इस कारण सभी राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय आधार पर आदिवासी नेतृत्व तय करना होता है। महाकौशल में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उदय भी गोंड आदिवासियों के कारण हुआ। अब इस वोट पर गोंडवाना के नाम से कई राजनीतिक दल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इस इलाके में कांग्रेस का चेहरा ओमकार सिंह मरकाम है, जबकि मालवा निमाड़ क्षेत्र से प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंगार कांग्रेस का बड़ा आदिवासी चेहरा हैं। मरकाम और सिंघार जी, उमंग सिंगार जी के जो रिश्ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा भी हमने आपको बताया कि संपतिया उइके और नागर सिंह चौहान के, उसी तरह के उनके राजनीतिक रिश्ते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी सियासत कर रही है, उस आदिवासी जो सियासत के सूत्र हैं वो राज्यपाल मंगू भाई पटेल के हाथ में है। आदिवासी क्षेत्र के विकास की योजनाओं से लेकर मॉनिटरिंग तक हर काम राजभवन के सीधे निर्देशन में होता है। कहा तो ये भी जाता है ना प्रशासनिक क्षेत्रों में कि आदिम जाति कल्याण विभाग ऐसा है जिसमें सरकार की, मुख्यमंत्री की कोई दखल नहीं है, कुछ नहीं चलती। एक विभाग केवल राजभवन के लिए छोड़ा हुआ। राजभवन में इसके लिए जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए अफसरों की एक विशेष टीम भी बनाई गई। इस टीम के मुखिया 1985 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी दीपक खांडेकर हैं। उन्हें 3-4 बार एक्सटेंशन भी मिल चुका है, वो रिटायर हो चुके हैं। उनको लगातार जो है कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट दे रही है। जो राजभवन में जो जिस तरह का प्रकोष्ठ बनाया गया है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक राजनीतिक सोच भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन की भोपाल से शुरुआत की थी ना, तो उसमें कहीं ना कहीं राज्यपाल मंगू भाई पटेल की जो भूमिका थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्हीं के प्रयासों के कारण ये मिशन लॉन्च हुआ था। मंगू भाई पटेल जो है, मंगू भाई पटेल जी राज्यपाल गुजरात भाजपा के आदिवासी नेता हैं। राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में पेशा कानून भी जब लागू हुआ तो उनके प्रयासों से ही लागू हो पाया। पैसा जो कानून है, पैसा का जो आदिवासी इलाकों का क्षेत्र है, उसमें मोबिलाइजर भी जो है नियुक्त किए गए थे। उसी के साथ जो मोबिलाइज करते थे आदिवासी इलाकों में, योजनाएं देखते थे, बहुत सारे काम वो करते थे।
और पार्टी को फीडबैक भी देते थे, सरकार को फीडबैक भी देते थे। इन पेशा मोबिलाइजर ने विधानसभा चुनाव में काफ़ी मदद भारतीय जनता पार्टी की, आदिवासी क्षेत्रों में पकड़ उसकी मजबूत की, उनकी बहुत अहम भूमिका थी। अब सरकार ने क्या किया, 5,000 के करीब जो है पेशा मोबिलाइजर थे, इन 5,000 मोबिलाइजर की सेवाएं सरकार ने समाप्त कर दी हैं। पंचायत राज संचालनालय जो है मध्य प्रदेश का, इसने इस संबंध में आदेश जारी भी कर दिया है और सभी कलेक्टरों को कहा गया है कि वे तत्काल प्रभाव से इस बारे में कार्रवाई करें, मोबिलाइजर को हटाने की कार्रवाई करें। प्रदेश के 5,254 जो ग्राम पंचायत हैं जिन पर ये पेशा एक्ट लागू है, वहाँ जो है ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने और सरकारी योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए पेशा मोबिलाइजर की नियुक्ति की गई थी। हालांकि पहले इनके मानदेय को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने की घोषणा अभी तक पूरी नहीं हो सकी है और अब उनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। पंचायत राज संचालनालय द्वारा सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा है कि भारत सरकार की RGSA जो संशोधित योजना है वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक के लिए प्रभावशील थी। इसे अब आगे नहीं बढ़ा गया। इसी योजना के बजट मद से पेशा मोबिलाइजर को मानदेय दिया जाता था। योजना की अवधि 31 मार्च को चूंकि समाप्त हो गई है और इसके नए स्वरूप को लेकर केंद्र सरकार स्तर पर अभी तक नीति निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, ग्राम पंचायतों के माध्यम से चयनित ग्राम सभा मोबिलाइजर की सेवाएं जारी रखना संभव नहीं है। इसलिए संबंधित ग्राम पंचायतों को उन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जाहिर है कि इसका असर आदिवासी गांवों पर भी पड़ेगा और आदिवासियों की सियासत पर भी पड़ेगा। 24 मई को दिल्ली में आदिवासियों का बड़ा जमावड़ा होने वाला है। देश भर के आदिवासी यहाँ जुट रहे हैं। इसे जो जनजातीय सांस्कृतिक समागम का नाम दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस समागम में सबसे बड़ी भागीदारी मध्य प्रदेश की होगी। लगभग 10,000 आदिवासी मध्य प्रदेश से विभिन्न आदिवासी अंचलों से दिल्ली की भेजे जाएंगे। इसकी तैयारी कर ली गई है। मध्य प्रदेश के महाकौशल, मालवा अंचल और निवाड़ अंचल से आदिवासियों के दिल्ली पहुंचने के लिए ट्रेनों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश से जाने वाले हजारों आदिवासी अपने साथ पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट जो आदिवासियों के वाद्य यंत्र होते हैं वो लेकर जाएंगे, वेशभूषा लेकर जाएंगे, ताकि दिल्ली की सड़कों पर जनजातीय संस्कृति की अनूठी झलक पेश की जा सके। दरअसल ये जो जमावड़ा दिल्ली में होने वाला है वो डी लिस्टिंग को लेकर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग राजनीतिक, यहाँ आप देखिए ना कि एक जो है अमित शाह जिस कार्यक्रम में हो, डी लिस्टिंग का मुद्दा यहाँ प्रमुखता से आने वाला हो, तो निश्चित तौर पर ये जो सियासत है वो कहीं ना कहीं आरक्षण से जाकर जुड़ जाती है। मध्य प्रदेश सहित देश भर के अलग अलग राज्यों में आदिवासी समाज के कई संगठन डी लिस्टिंग की मांग उठा चुके हैं। दिल्ली में होने वाले जनजातीय सांस्कृतिक समागम में भी यह मुद्दा उठ सकता है। जनजाति सुरक्षा मंच का कहना है कि अनुच्छेद 341 संविधान का जो अनुच्छेद 341 है, इसके तहत अगर कोई अनुसूचित जाति जो SC वर्ग का जो व्यक्ति है वो धर्मांतरण करता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। लेकिन अनुच्छेद 342 जो जनजातियों के बारे में है, वो यदि ऐसा जो है कोई धर्मांतरण करता है तो उसके लिए वो उस तरह की कड़ाई नहीं है जैसी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कि उसको रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ऐसा कड़ा प्रावधान ST को लेकर नहीं है 342 में। इसके कारण धर्मांतरण का खेल खुलेआम चल रहा है। धर्मांतरण हमने जैसा बताया कि एक बड़ा मुद्दा आदिवासी क्षेत्रों में होता है। तो जो अनुच्छेद 342 है ना, उसको लेकर ये रैली कहीं ना कहीं उससे जाके जुड़ती है। रैली का जो मुख्य एजेंडा है उन लोगों को सूची से बाहर करना है जो ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने के बाद भी जनजातीय कोटे से आरक्षण और अल्पसंख्यक होने का दोहरा लाभ उठा रहे हैं। ईसाई भी अल्पसंख्यक होते हैं, उनके लिए भी सरकार तमाम सुविधाएं देती है। कार्यक्रमों के जो पोस्टर हैं उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पुरखों की आस्था और पारंपरिक रीति रिवाजों को त्याग चुका है उसे जनजातीय कहलाने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन नेताओं पर लगाम कसने में जरा भी देरी नहीं की जिन्होंने
निगम मंडल में अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाने के बाद अपनी जनशक्ति का प्रदर्शन भारी भरकम काफिले के साथ किया। इनमें पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष सौभाग्य सिंह भी हैं। उनके तो सारे अधिकार ही मुख्यमंत्री ने छीन लिए। ऐसा प्रदेश में कभी हुआ नहीं कि आप कार्यभार ग्रहण करने गए हों और आपके अधिकार छीन लिए जाएं। पद पर तो आप होंगे लेकिन आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सौभाग्य सिंह, देखिए आप, बड़ा सौभाग्य की बात है कि वो उसी उज्जैन जिले से हैं जहां के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और मोहन यादव के भरोसेमंद साथी भी माने जाते हैं। सौभाग्य सिंह निगम के अध्यक्ष तो कहलाएंगे लेकिन कोई बैठक नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं कर पाएंगे। महिला आयोग की अध्यक्ष जो रेखा यादव हैं और सिंगरौली विकास प्राधिकरण के जो चर्चित नियुक्ति है वीरेंद्र गोयल की, वो उनको भी जो है पार्टी अध्यक्ष को और मुख्यमंत्री को सफाई देनी पड़ी। रेखा यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि सब जो काफिले में जो गाड़ियाँ हमारे साथ नहीं थी वो तो सड़क पर चलते लोग थे जिन्हें काफिले में मान लिया गया। इस तरह की सफाई उन्होंने दी। थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि इस तरह की कोई सफाई आएगी या लोग इस तरह का सोचेंगे। यहाँ बड़ा सवाल यह है कि भाजपा और उसकी सरकार ने अपने कार्यकर्ता को तो देश के ऊर्जा संकट का पाठ पढ़ा दिया, लेकिन नौकरशाही का क्या? नौकरशाही पर सरकार खामोश है। मंत्रालय या विभागों में पदस्थ ऐसे कई अफसर होंगे, आपने भी सुना होगा, जिनकी सेवा में एक से ज़्यादा वाहन लगे होते हैं। आप भोपाल के 4 इमली इलाके में चले जाइए या किसी भी सिविल लाइन में, किसी भी जिला मुख्यालय की सिविल लाइन में देखिए, कलेक्टर के बंगले के सामने या उन पर 4-4 गाड़ियाँ खड़ी होंगी। एसपी साहब के पास भी खड़ी होंगी, एसडीएम साहब के पास भी होंगी। तो बहुत सारी गाड़ियों का वो उपयोग करते हैं। जितने विभाग हैं उतने वाहन घर के दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। ये बड़े अफसरों के साथ होते हैं। 4 विभागों के चार्ज है तो 4 विभागों के वाहन उनके पास हैं। जिलों में कलेक्टर अकेला नहीं होता, हर छोटे बड़े अफसर ने गाड़ियां किराए पर ले रखी है। आप देखिए बड़ा एक खेल चल रहा है कि गाड़ियां लोग किराए पर ले लेते हैं। योजना का पैसा है, योजना मत का पैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए दिया गया है, तो उससे गाड़ियां खरीद रहे हैं लोग योजनाओं पे। सरकार को इसका पता ही नहीं है कितनी गाड़ियां हैं, कितना खर्चा इसमें आ रहा है। इसका कोई अकाउंटिंग नहीं है। राज्य स्तर पर सरकार को पता नहीं होता कि कौन कितनी गाड़ियां रखे हुए हैं। वाहन की पात्रता भी निर्धारित नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि ताज़ा संकट के बाद सरकार सरकारी वाहनों के सीमित उपयोग की कोई नीति बनाएगी। सत्ता की जब हम बात कर रहे हैं तो एक दिलचस्प वाकया जबलपुर में हुआ। जिला कलेक्टर हैं, आप देखिए ना कि इस वक्त बड़े अच्छी बात यह है जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की, कि कलेक्टर फील्ड में नज़र आ रहे हैं, गांव के दौरे कर रहे हैं, एसी दफ्तर से निकलकर गांव में लोगों से बात कर रहे हैं। उन्हें ज़मीनी सच्चाई का भी इससे पता लग रहा है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ये जो कलेक्टरों को जिम्मेदारी दी ना कि रात गांव में बिताएं, तो हर कलेक्टर एक रात जो है गांव में बिता रहा है, खाट बिछाकर सो रहा है, सोशल मीडिया पर फोटो भी पोस्ट कर रहा है। तो उससे पता लग रहा है कि हाँ जो है सरकार एक्टिव है। सीधी के जो कलेक्टर हैं विकास मिश्रा, वो तो कई तरह के नवाचार कर रहे हैं। लगातार हर रोज़ ही वो ग्रामीण क्षेत्र में दिखाई देते हैं। सरकारी एक कार्यक्रम हुआ कन्या विवाह का, तो उन्होंने बिल्कुल एक अभिभावक की तरह जो है महिलाओं के पैर छूने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। वे रोज़ ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं। लेकिन बहुत सारे हैं जो केवल एक रात गुजारने की बात हुई है तो एक दिन के लिए चले जाते हैं। तो मैदानी जो व्यवस्था होती है, ज़मीनी व्यवस्था होती है, इससे प्रशासन को दुरुस्त करने में बड़ी मदद मिलती है। जो पुराना भी सिस्टम था, लोग दौरे पे जाते थे कलेक्टर लोग, तो उससे समस्या का पता लगता था। सरकार उस हिसाब से फिर योजनाएं बनाती थी, योजनाओं की कमियां पता लगती थी। तो लोग जा रहे हैं तो पता लग रहा है। जबलपुर के कलेक्टर राघवेंद्र सिंह भी जब एक गांव का दौरा करने पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। गांव में जो है विकास को लेकर कई तरह की शिकायतें थी। ये जबलपुर का पलवा गांव है, ये बरगी के पास है, जहां अभी क्रूज़ की दुर्घटना हुई थी, उसी के पास का ये गांव है। उस वक्त वहां जो है अजीब सी स्थिति बन गई जब ग्रामीणों ने अधिकारियों का वहाँ घेराव कर लिया। उसमें कलेक्टर भी थे, एसडीएम भी थे, तहसीलदार भी थे, सारे लोग थे, और अपनी गांव की बदहाल तस्वीर उनके सामने रख दी। गांव की सड़कों पर कीचड़ भरा हुआ था। बारिश का मौसम तो है नहीं, लेकिन इस भरी गर्मी में भी वहाँ पानी भरा हुआ था। अधूरे विकास कार्यों को लेकर भी ग्रामीणों का गुस्सा वहाँ जाहिर हुआ। कलेक्टर जो राघवेंद्र सिंह है, उन्होंने सारी चीज़ों को समझा, मौके पर व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से बातचीत उन्होंने की। शाम के समय जो है का वक्त था तो उनको काफ़ी देर वहाँ रुकना पड़ा, अंधेरा हो गया।
जब उन्होंने वहाँ देखा कि सड़कों पे जो पानी बह रहा है उसकी कोई निकास की व्यवस्था नहीं है, बदहाल व्यवस्था है। गांव में जल निकासी की जो है समुचित जो नालियाँ थी वो नहीं बनी थी, पूरी सड़क दलदल में तब्दील हो चुकी थी। तो ग्रामीणों ने जो है कलेक्टरों को, जो कलेक्टर थे और उनके साथ अधिकारी थे, उनको सारी स्थिति बताई। सरपंच कमलेश पटेल, सहायक सचिव और जो संबंधित अधिकारियों के भ्रष्टाचार की कहानी भी उन्होंने कलेक्टर को बताई। भारी अनियमितताओं के आरोप भी वहाँ लगाए गए। लोगों का कहना था कि गांव में विकास कार्य सिर्फ कागजों पर पूरे कर दिए गए। जितने भी वहाँ योजनाएं स्वीकृति हुई थी उनको सबको बता दिया और खर्चा निकाल लिया, जबकि जमीनी स्तर पर हालात इसके विपरीत थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में सड़क, नाली और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है। विकास कार्यों के नाम पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद गांव की हालत बदतर बनी हुई है। लोगों ने मांग की कि सरपंच और सहायक सचिव के कार्यकाल में हुए सभी निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय वित्तीय जांच कराई जाए। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियां भी कीचड़ में फंस गईं। फिर आप देखिए ना कि जब गाड़ियां फंस रही हैं तो जाहिर है कि वो शिकायत सही है। काफ़ी मशक्कत के बाद वाहनों को बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा कदम उठाते हुए 4 तहसीलदारों की ट्रांसफ़र कर दिए। उनकी जो पदस्थापना थी उसमें परिवर्तन कर दिया। इसमें प्रभारी तहसीलदार भी थे। तहसीलदार सैपुरा के जो तहसीलदार थे उनको भी हटा दिया गया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। 3 अन्य तहसीलदारों के भी तबादले कर दिए गए। सत्ता और सियासत में आज इतना ही। देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए बने रहें अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।